नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी खड़गे के साथ नीतीश की मुलाकात से बैकफुट पर आई बीजेपी की, सवालों में आए नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की, बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा में हुए गंगा जल के छिड़काव की, पीएम मोदी पर सत्यपाल मलिक के वार की, साथ ही जानेंगे कैसे यूपी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं अखिलेश यादव। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पहलवानों के दांव से पस्त हुए बृजभूषण की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, मित्र सेवा परमो धर्म। पीएम मोदी पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाना बीबीसी को पड़ा भारी, मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई शुरू, बैठक में चीन, सऊदी अरब समेत 5 देशों ने नहीं लिया हिस्सा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 234 अंकों की तेजी के साथ 61,964 पर हुआ बंद, निफ्टी 111 अंक उछलकर 18,314 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिशन 2024 में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे मुलाकात की है। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। तो क्या रहा बैठक का नतीजा, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से विपक्ष उत्साहित है और उसे पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में भी परिणाम कर्नाटक जैसे ही आएंगे। देश में मोदी सरकार को जनता नकार देगी। अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। कांग्रेस विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे हैं और आज नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर पहुंचे और बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और बिहार सरकार मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक में एक बार फिर से विपक्षी एकता का मुद्दा उठा। विपक्षी दलों की बैठक जल्द बुलाए जाने पर भी चर्चा हुई। दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक के आसपास दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है। 27 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें सभी राज्यों के सीएम को बुलाया गया है। ऐसे में विपक्षी दलों की बैठक की तारीख किसी भी वक्त सामने आ सकती है। जेडीयू की ओर से दावा किया गया है कि 2-2.5 महीने में विपक्षी गठबंधन की सूरत सामने आ जाएगी। विपक्ष एकजुट हुआ तो केंद्र से बीजेपी की विदाई तय है। दरअसल नीतीश कुमार के टारगेट पर मुख्य रूप से वो दल हैं जो यूपीए में शामिल नहीं हैं और अपने अपने राज्यों में बीजेपी से मजबूती से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। खड़गे और नीतीश की रणनीतिक साझेदारी से बीजेपी परेशान है। परेशान तो इस वक्त पीएम मोदी भी हैं। देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। 28 मई को इसका उद्घाटन है, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि संसद के उद्घाटन से राष्ट्रपति को क्यों दूर रखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या देश को नए संसद भवन की जरूरत थी और उसका उद्घाटन वीडी सावरकर की जयंती पर किया जा रहा है। ये संयोग है या प्रयोग, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन यह कार्यक्रम अभी से विवादों में फंस गया है। विपक्षी दलों की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकता है, जिसे लेकर विपक्षी दलों में चर्चा तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि संसद भवन के उद्घाटन से राष्ट्रपति को क्यों दूर रखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी के लिए दलित और आदिवासी सिर्फ वोट हासिल करने का साधन है। 2020 में संसद भवन की नींव रखी गई तो दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया और अब जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो आदिवासी समुदाय से आती है। इस बीच टीएमसी और दूसरे तमाम दलों ने भी मांग की है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। विपक्ष की नाराजगी संसद भवन के उद्घाटन की तारीख को लेकर भी है। संसद का उद्घाटन 28 मई को हो रहा है और इस दिन सावरकर की जयंती होती है। कांग्रेस वीर सावरकर पर निशाना साधती रही है और उन्हें सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ी शख्सियत बताती रही है। तमाम सेकुलर पार्टियां भी सावरकर की नीतियों को लेकर सवाल उठाती रही हैं।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस पर चर्चा कर रहे हैं और सामूहिक सहमति बनाकर कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, नई संसद की जरूरत क्या थी? कुछ साल पहले कोरोना महामारी की मुश्किलों का सामना देश कर रहा था, तब नई संसद बनाने का फैसला किया गया था। कोरोना महामारी के बीच में इसका काम चला। आज तक दुनिया के किसी भी प्रजातंत्र ने अपनी संसद को नहीं बदला है। ऐसे में यहाँ संसद बदलने की क्या जरूरत थी? साफ है, विपक्ष के आरोपों से सरकार मुश्किल में दिख रही है। आपको बता दें कि नई संसद भवन के लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान सदन में कुल 1280 सदस्य समायोजित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। मौजूदा संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। विपक्ष के सवालों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है तो कर्नाटक के विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही बीजेपी बैकफुट पर पहुंच गई है। कर्नाटक में आज से विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र में नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। साथ ही विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है, लेकिन शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा दूसरे काम की हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार को कांग्रेस ने भ्रष्ट सरकार कहा था। पे सीएम कैंपेन चलाया था, जिसका असर भी दिखाई दिया और ये चुनाव के मुख्य मुद्दों में शामिल रहा और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगा जल और गोमूत्र छिड़का और हवन पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बोम्मई की भ्रष्ट सरकार की छाया विधानसभा पर पड़ी थी। बीजेपी ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पहले ही बोल दिया था कि वो सत्ता में आने के बाद विधानसभा को डिटोल और गोमूत्र से शुद्ध करेंगे। 3 दिन के इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर आरवी देशपांडे ने विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को शपथ दिलाई गई, बाद में मंत्रिमंडल सहयोगियों और फिर विधानसभा क्रम के अनुसार सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई। कर्नाटक में 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 66 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीएस को 19 और 4 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक में आज कांग्रेस के इस कारनामे ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सुर्खियों में तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने ट्वीट करके देश के लोगों से अपील की है कि 2024 के आम चुनावों में पीएम मोदी के खिलाफ वोटिंग करें। ऐसा क्यों कहा सत्यपाल मलिक ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पुलवामा हादसे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर वार कर रहे हैं। रविवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की जान पर लड़ा गया और अगर इस मामले में जांच होती है तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। मलिक ने दावा किया कि उन्होंने घटना के फौरन बाद पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी थी कि हमारी वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। जिसके बाद आज मलिक ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें वो लोगों से पीएम मोदी के खिलाफ वोट डालने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया तो ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि आखिरी मौका है, ये इस बार जाति धर्म सब छोड़कर इनके खिलाफ वोट करो, वरना आगे आपको वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक के इस वार से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। अभी बीजेपी कर्नाटक हार से उभर भी नहीं पाई थी। ऐसे में मलिक के इन आरोपों से उसकी हालत ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि आने वाले राज्यों की विधानसभा के चुनावों में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मलिक न सिर्फ पुलवामा को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद में जब राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी को मिले ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया, तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। मलिक ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए लूटते हैं और इसे अडानी को देते हैं और वो कारोबार करते हैं। मलिक के इन आरोपों पर अब तक पीएम मोदी ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। सत्यपाल मलिक के इन आरोपों से बीजेपी सरकार मुश्किल में है। मुश्किल में तो अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सपा के सहयोगी एक के बाद एक उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक में जीत के बाद से कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है और उसका कुनबा बड़ा होता जा रहा है। अब पार्टी की नजर यूपी पर है, जहां कांग्रेस की कोशिश सपा के साथ गठबंधन की थी, लेकिन अखिलेश यादव से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन सपा के सहयोगी जरूर कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यूपी की सियासत पर अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाया था। 1 दर्जन के करीब पार्टियां उनके गठबंधन में साथ थीं, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ 2 दल बचे हुए हैं, अपना दल के और आरएलडी, और ये दोनों पार्टियां भी अखिलेश से दूर जाती दिखाई दे रही हैं। निकाय चुनावों के साथ ही आरएलडी और अपना दल के से सपा की दूरियां बढ़ने लगी हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने गठबंधन सहयोगियों से बिना चर्चा के उम्मीदवार उतार दिए, उससे आरएलडी के जयंत चौधरी और अपना दल के की कृष्णा पटेल नाराज हो गई हैं और अब ये दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जयंत और अखिलेश के बीच दूरियां तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। साथ ही जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी कांग्रेस के करीब जाती दिख रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जो तस्वीर सामने आई, उसमें अखिलेश और सपा का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि जयंत चौधरी मंच पर कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ नजर आए। संकेत मिल रहे हैं कि जयंत चौधरी अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर चुके हैं। आरएलडी की ओर से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि जयंत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। हम भी विकल्प तलाश रहे हैं और अगर सब ठीक रहता है तो आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी 2024 लोकसभा चुनाव साथ लड़ते दिखाई देंगे। दरअसल सपा और आरएलडी के बीच की दूरियां निकाय चुनाव के दौरान भी दिखाई दी। अखिलेश यादव 2 मई को सहारनपुर में प्रचार के लिए आए थे। आमतौर पर अखिलेश जब भी पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो जयंत साथ होते हैं, लेकिन अखिलेश के सहारनपुर कार्यक्रम में जयंत ने दूरी बना ली। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जयंत नहीं गए और अब उनकी ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन को लेकर पुनः विचार कर रहे हैं। साफ है कि यूपी में अब अखिलेश अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपने ही जाल में फंस गए हैं तो इधर वसुंधरा राजे भी अपनों के निशाने पर हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 6 महीने में होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामले को उठाया और अब पायलट के आरोपों को मोदी सरकार के मंत्री का भी साथ मिल गया है, जिससे राजस्थान बीजेपी में घमासान मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में पहले से ही घमासान मचा हुआ है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के करीब आधा दर्जन नेताओं ने सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है। इन दावेदारों में सबसे बड़ा नाम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, इसलिए दूसरे दावेदारों के निशाने पर भी राजे ही बनी हुई हैं। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि उनके शासनकाल में 40,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने जांच नहीं कराई। दोनों में मिली भगत है, इसलिए वसुंधरा के खिलाफ जांच नहीं हो रही है। पायलट के बयान के बावजूद गहलोत ने तो जांच के संकेत नहीं दिए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने पायलट के आरोपों को हाथों हाथ लिया है। मोदी सरकार में मंत्री और राजस्थान में जोधपुर सीट से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने वसुंधरा के खिलाफ जांच की मांग की है। शेखावत ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से ना तो जांच को रोका जाना चाहिए, ना पॉलिटिकल कारण से जांच करनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर गजेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी के किसी नेता ने किया तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि जनता में ये संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3-4 लोग मिलकर एक दूसरे के आरोपों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात पहलवानों के बड़े दांव की। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को पहलवानों ने आज मंजूर कर लिया। बजरंग पूनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को अब पूरा देश सुने। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसका ऐलान कल खाप पंचायत में हो गया था, जिसके जवाब में बृजभूषण ने रविवार को पहलवानों को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। बजरंग ने बृजभूषण पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर संघ के किए गए घोटालों को गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। बजरंग ने कहा कि जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। बृजभूषण ने रविवार को कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी शर्त है कि मेरे साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए। पहलवान पिछले 30 दिनों से जंतर मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कल यानी 23 मई को इंडिया गेट पर पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे। बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें भी आ चुकी हैं।
रविवार को रोहतक के महम चौबीसी में खाप महापंचायत हुई थी। फैसला लिया गया कि पहलवानों के समर्थन में 23 मई को दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। 28 मई को नए संसद भवन के सामने खापों की महिला पंचायत होगी, जिसमें देश भर से महिलाओं के अलावा खाप और किसान नेता भी पहुंचेंगी। ये महिला महापंचायत पहलवानों के साथ मिलकर जो भी फैसला लेगी वो सभी खापों को मंजूर होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।